students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, this is your lecture number 19, and today in this lecture we will discuss derivation, intensity of electric field due to electric dipole at the some general point. Okay. In the previous lecture we have already discussed about intensity of electric field due to electric dipole. Case number 1 is at a point on axis of dipole. Case number 2 is at a point on equatorial line. Okay, so in this lecture हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन उन दोनों पॉइंट को छोड़ के किसी तीसरे जनरल पॉइंट पे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल. सपोज दिस इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल AB. Okay, here we placed minus q charge and here we placed plus q charge. Okay, so direction of the dipole is AB. Okay, movement dipole movement, क्योंकि dipole movement की direction minus q से plus q की तरफ होगी. ठीक है, suppose this point is point O, origin point, right? Yes. अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटर पे आप इक्वेटोरियल लाइन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन इन दोनों जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. आज हमको किसी थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सपोज इस पॉइंट पे यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ये पॉइंट है मेरा, थर्ड पॉइंट इज C. इस पॉइंट C पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ स्टूडेंट, this is distance between minus q and plus q is 2l, and this distance is l, and this is also l. Okay, and the point C, distance of the point C from the origin, this distance is r. यही आपने बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में किया था. जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस हम लोग कंसीडर किया करते थे, उसको हम लोग आर नाम दे देते थे. ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे आर है. एंड ये जो पॉइंट C है, ये पॉइंट C, ये देखिए इधर यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल मूवमेंट, इस ये जो हमारे पास डाइपोल है इसका जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है AB. ठीक है ना, ये डायरेक्शन है. तो ये पॉइंट C इसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल यहाँ पे बनाता है. ठीक है, कितना एंगल बनाता है? सपोज थीटा एंगल यहाँ पे बनाता है पॉइंट C. यानी ये जो पॉइंट C है, दिस पॉइंट C आर लोकेटेड फ्रॉम द ओरिजिन एट डिस्टेंस r एंड एंगल इज थीटा एंगल पे. ठीक है, किससे? फ्रॉम द डाइपोल मूवमेंट. नाउ student, you know very well electric dipole moment is a vector quantity. So अगर electric dipole moment यानी P is a vector quantity, तो मुझे बताइए क्या मैं इस P के दो कंपोनेंट ब्रेक करा सकता हूँ? इस P के दो कंपोनेंट ब्रेक करा सकता हूँ. यहाँ पे देखिए P का जो डायरेक्शन है वो है AB. ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट C इस डाइपोल मूवमेंट के साथ थीटा एंगल ड्रॉ करता है. ये पॉइंट OC लाइन इस डाइपोल मूवमेंट के साथ थीटा एंगल ड्रॉ करती है. तो हमने इस डाइपोल के दो कंपोनेंट ब्रेक करा लिए, और कंपोनेंट ब्रेक कराना आपको आता है. देखिए, जिस मान लीजिए ये रिजल्टेंट है, मान लो ये डाइपोल मूवमेंट का रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में. तो आपको पता है बेटा कि जिसके साथ एंगल ड्रॉ करेगा, ये डाइपोल मूवमेंट इस एक्सिस के साथ एंगल ड्रॉ कर रहा है, इस एक्सिस यानी OC एक्सिस के साथ एंगल ड्रॉ कर रहा है थीटा. तो इस डायरेक्शन में इस डाइपोल का कौन सा कंपोनेंट काम करेगा इस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में काम करेगा P cos थीटा. ये P cos थीटा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है. इस डाइपोल मूवमेंट का ये वाला कंपोनेंट OC डायरेक्शन में काम कर रहा है. ये बात क्लियर है इस P का. तो इसको हमने बोल दिया कि भाई ये हमारा P1 की वैल्यू होगी. ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट ब्रेक हो गया आपका, ये कंपोनेंट आपका ब्रेक हो गया इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में P1 P cos थीटा. ठीक है, ये इसको बाद में ड्रॉ करेंगे. अच्छा, अब
इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करिए। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दिस ये होगा बेटा P sin थीटा, और इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसको हमने नाम दे दिया P2। ओके, अब जरा इसको ऐसे देखिए, ये आपके पास डायपोल था AB, ये डायपोल का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट काम कर रहा है P sin थीटा। तो ये देखिए, तो ये आपके पास डायपोल था AB, ये डायपोल। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट C पे। तो हमने बोला साहब इस डायपोल का इस पॉइंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट काम करता है। तो हमने बताया कि भैया ये पॉइंट C यानी ये जो लाइन OC है ये इस डायपोल के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो इस डायपोल के दो कंपोनेंट ब्रेक कराए, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है डायपोल उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस में ब्रेक होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा वो साइन में ब्रेक होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एंगल बना रहा था तो ये कॉस में ब्रेक हो गया, और इसी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी ये वाला एंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये साइन में ब्रेक हो गया। ओके, अब इसको हमने बोल दिया A डैश A डबल डैश B डबल डैश, और इसको हमने बोल दिया पीछे ड्रॉ करा के दिस इज A डैश B डैश। A डैश B डैश। ठीक है, मतलब ये डायपोल AB, इस डायरेक्शन में अगर हमने इसको ऐसे रोटेट किया तो ये इसकी न्यू पोजीशन A डैश B डैश, और इस डायरेक्शन में जो डायपोल मूवमेंट है वो कितना है P cos थीटा। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर ये देखिए इस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट है P sin थीटा, और उसको हमने नाम दे दिया A डबल डैश B डबल डैश, यानी है ये एक ही AB। इस AB के दो कंपोनेंट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, और ये है आपका मिड पॉइंट वही O, राइट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से लेके ये O से लेके और ये B डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा, O से लेके B डैश तक का। तो आंसर है, क्योंकि O मिड पॉइंट है और B डैश यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो गया एक तरह से, क्योंकि ये OB की नई पोजीशन ही तो OB डैश है, तो ये डिस्टेंस L होगा। ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक डायग्राम क्लियर है बेटा। अगर डायग्राम क्लियर है तो ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट C पे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब सबसे पहले हमने बोला कि हमने इसके जब दो कंपोनेंट ब्रेक करा लिए हैं तो दोनों कंपोनेंट की वजह से ड्यू टू दिस कंपोनेंट P cos थीटा और ड्यू टू दिस कंपोनेंट P sin थीटा, इन दोनों कंपोनेंट की वजह से इस पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए और उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकाल दीजिए, जो भी उसका रिजल्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए नंबर 1, अगर आप इस P cos थीटा की वजह से इस पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट C लाई करता है A डैश B डैश के एक्सिस पे। ये पॉइंट बहुत क्लियर है, इस पॉइंट को समझिए कि ये पॉइंट C, दिस पॉइंट C एट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल A डैश B डैश, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है ना, और इस डायरेक्शन में जो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड है वो है P cos थीटा। ठीक है, तो ये पॉइंट C इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से जानते हैं कि अगर ये पॉइंट C इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ड्यू टू एक्सिस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, तो उसके लिए आप डेरिवेशन कर चुके हैं कि अगर एक्सिस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला आपके पास है प्रीवियस डेरिवेशन में। ओके, अब ध्यान दीजिए ये जो दूसरा है A डबल डैश B डबल डैश, ये वाला इलेक्ट्रिक डायपोल यानी ये वाला कंपोनेंट इसका कौन सा P sin थीटा, ये P sin थीटा इस इलेक्ट्रिक डायपोल यानी ये जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है OC डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट P cos थीटा और P sin थीटा दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। तो उस हिसाब से ये पॉइंट C
ये पॉइंट सी, ये देखिए उसका मिड पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट सी इस वाले कंपोनेंट के लिए, ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए, इसके लिए ये पॉइंट सी कहां पे लाई कर रहा है, इस डाइपोल के ए डबल डैश बी डबल डैश के यस इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश के ये इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है और ए डैश बी डैश के ये एक्सिस पे लाई कर रहा है। और आप पिछले डेरिवेशंस में दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे वही चीज लिखूंगा और फिर उसका क्या कर दूंगा, मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे को बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है। अच्छा, तो मैं यहाँ डायरेक्शन के लिए डायग्राम बना दे रहा हूँ। अगर मैं केवल इस P1 यानी P cos थीटा की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, तो बताइए डायरेक्शन क्या होगी मेरी, दिस E1। मैंने कल भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये डायरेक्शन जरूर याद रखना। तो आपको मालूम है ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, उसमें जो डायरेक्शन आई थी वो आई थी अलोंग द डाइपोल मूवमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट काम करेगा वही डायरेक्शन हमारी जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट काम करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट काम कर रहा है, P cos थीटा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और ड्यू टू दिस ए डबल डैश बी डबल डैश, इसकी वजह से यहाँ पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसको हमने नाम दे दिया E2। लेकिन उस E2 की डायरेक्शन कितनी होगी, तो आंसर है E2 की डायरेक्शन। देखिए अब ये वाला डाइपोल ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके लिए ये पॉइंट सी इसके इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, और इक्वेटोरियल लाइन का आपको मालूम था उसमें जो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जस्ट अपोजिट थी। किसके अपोजिट, डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज एक तरह से, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो ये है ए डबल डैश टू बी डबल डैश। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस पॉइंट सी पे जो होगा वो इस डायरेक्शन के अपोजिट होगा, ये डायरेक्शन के, ये इस एरो के अपोजिट। तो इस एरो के अपोजिट मैंने ये ड्रॉ कर दिया, दिस इज E2। ओके, एंड स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कि ये डायरेक्शन E1 और ये डायरेक्शन E2, तो ये एंगल कितना होगा, तो आंसर है जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा बेटा। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, तो देखिए ये कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे थे, तो यहां भी ये 90 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इसीलिए ये एंगल कितना हो गया, दिस इज 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ये एंगल जो भी आप बोले इसको फाई नाम दे दीजिए, और इस फाई की वैल्यू लेकिन यहाँ है कितनी, तो आंसर है फाई की वैल्यू यहाँ पे 90 है। थीटा यहाँ पे दे चुके हैं, इसलिए क्यों 90 है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि E1 जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है अलोंग ए डैश बी डैश E1, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये किस डायरेक्शन में, ए डैश बी डैश, और E2 जो है वो है बी डबल डैश और ए डबल डैश, और ए डैश बी डैश और बी डबल डैश ए डबल डैश इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, इसीलिए ये 90 डिग्री। अब मैं स्टार्ट करता हूं डेरिवेशन को। ये तो था डायग्राम, अगर डायग्राम क्लियर हुआ है तो डेरिवेशन तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर डायग्राम क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप एक बार जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करें और फिर से क्लियर करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद डेरिवेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you calculate the electric intensity of electric field due to this is A double dash B double dash, A dash B dash। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू P1। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C due to P1, this is E1, this is equal to 1/4 pi epsilon naught। yes, आपको मालूम है दिस पॉइंट C at the lie of the on the axis of the A dash B dash डाइपोल, यानी पॉइंट C कहाँ लाई कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल A dash B dash है इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक्सिस के लिए आप लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके थे, उसका रिजल्ट आया था, याद करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, ये तो था 2p अपॉन r क्यूब एक्सिस के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस डाइपोल को नाम दिया P1, तो यहाँ आ गया 2P1, ओके, 2P1 अपॉन RP। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? सो दिस इज वैल्यू ऑफ P 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P cos थीटा 2, और P1 की वैल्यू कितनी है? P cos थीटा अपॉन R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, डायरेक्शन क्या है इसकी? अलोंग P1, यानी P1 की डायरेक्शन में है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। और होगा भी क्लियर है आपको, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सिस के लिए डायरेक्शन थी वो कितनी थी? एक्सिस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डाइपोल की डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है ना। और जब आप इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है डाइपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड इज सेम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नोट करिए। नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, अब की बार हम लोग निकालेंगे ड्यू टू P2, ओके। सो ड्यू टू P2 दिस इज E2 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये पॉइंट C इस डाइपोल यानी A डबल डैश B डबल डैश, यही तो है P2, ठीक है। इसके लिए ये पॉइंट C कहाँ लाई कर रहा है? अभी बताया था इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है ना। इसके लिए क्योंकि ये पॉइंट C और ये एंगल 90 डिग्री है, तो कितना हो गया? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के लिए आपके पास रिजल्ट आया था P अपॉन RQ, ठीक है ना। इक्वेटोरियल लाइन के लिए 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? सो आंसर P की जगह यहाँ P2 लगाऊंगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने नाम दिया है इस डाइपोल को P2 नाम दिया है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? सो P2 इज इक्वल टू P sin थीटा। तो यहाँ हमने लिख दिया P2 की वैल्यू P sin थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, P sin थीटा, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू P2, P2 के अपोजिट, अपोजिट टू P2। ये P2 की डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ P2, इसके अपोजिट है ये E2 की डायरेक्शन, ठीक है। नाउ सो E1 और E2 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, अब निकालिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नाउ resultant electric field at point C E, this is equal to, because electric field है वेक्टर क्वांटिटी, सो resultant निकालने का फॉर्मूला आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, राइट। E1 E2 cos theta. What is the value of here? Theta is the angle between both vectors. तो यहाँ पे उस एंगल को हम लोगों ने नाम फाई दिया था, क्योंकि थीटा हम इस एंगल को नाम दे चुके थे, ठीक है ना, ये वाला एंगल। तो फाई और वैल्यू ऑफ फाई इज 90, तो मैंने सीधे वैल्यू लगा दी 90, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? 0। सो दिस इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दिस इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर की पावर 1/2। एनी प्रॉब्लम? नो। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड पुट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 हियर। E1 और E2 की इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड से वैल्यू यहां लगाइए। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, दिस इज इक्वल टू, वैल्यू हमने पुट करी तो E1 की वैल्यू थी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, को अभी मैं ना लिख देता हूं C। कोई प्रॉब्लम? नो। यानी C क्या है? C इज द वैल्यू ऑफ, या C जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ ये किसके प्लेस पे यूज कर रहा हूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या बनी? C 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मींस C क्या था? 2P cos थीटा, 2P cos थीटा अपॉन RQ, राइट, ये था, प्लस E1 स्क्वायर, तो इसका हमने कर दिया स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E2 स्क्वायर वैल्यू ऑफ E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मींस C 2 उसमें था P sin थीटा, ये होगा ना आपका
क्योंकि P2 और P2 की वैल्यू है P sin थीटा अपॉन आर क्यू, ये होगा आपका, ठीक है ना, इसका स्क्वायर। मैं इसको रफ कर देता हूँ डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम आपका क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको डायग्राम से रिलेटेड। P sin थीटा और इसका स्क्वायर, और इस पे भी क्या था, होल पावर 1/2। दिस इज इक्वल टू, इसको आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, 2p cos थीटा का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन या c अपॉन आर क्यू। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, c अपॉन आर क्यू, इतने पार्ट को मैंने बाहर कर दिया, c अपॉन आर क्यू, और इस बाहर कर रहा हूँ स्क्वायर से, तो c अपॉन आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है, और इतने का स्क्वायर करा दिए, ये जो बचा रिमेनिंग पार्ट 2p cos थीटा, तो इसका स्क्वायर आपको मिला 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्क्वायर को मैंने क्या किया, ये वाले पार्ट को मैंने अलग लिख दिया, c अपॉन आर क्यू और इसका होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करा दिया 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही यहाँ कर रहा हूँ c अपॉन आर क्यू, इसको अलग लिख रहा हूँ, c अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर, इसको अलग लिखा, ठीक है, और इसका स्क्वायर करा दिया बचे हुए पार्ट का p sin थीटा, तो ये आपको बोला p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इस पूरे पे पावर है 1/2। कुछ कॉमन दिख रहा है, यस कॉमन है, यहाँ से पहले पार्ट से कॉमन है c अपॉन आर क्यू और p स्क्वायर, और c अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर और p स्क्वायर, ये कॉमन है, तो इक्वल टू c अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर इंटू p स्क्वायर, इतना ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा यहाँ से बचा 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की पावर 1/2, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, क्योंकि इसकी पावर 1/2, ठीक है, इसकी पावर अगर 1/2 है, तो इसको अगर मैं 1/2 का मतलब है ये दिस 1/2 का मतलब क्या, ये पूरे पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट है ना, तो अगर पूरे पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इसको तो आप स्क्वायर रूट से बात कर सकते हैं c अपॉन आर क्यू को। ये कितना आ गया, देखिए बेटा, दिस इज इक्वल टू c अपॉन आर क्यू इंटू p, इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, और ये अंदर रह गया, ये कितना है स्क्वायर रूट के अंदर, अब ये है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये का यूज किया साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, ठीक है, तो ई दिस इज इक्वल टू c अपॉन आर क्यू इंटू पी, आर क्यू इंटू पी, दिस इज 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसको ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और c की वैल्यू को वापस करा दीजिए, c क्या था, तो c था आपका कूलम्ब कांस्टेंट, एंड वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू, ये c की वैल्यू वापस करा दी p अपॉन आर क्यू, एंड स्क्वायर रूट दिस इज 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है। अगर ये सही है, अगर ये सही है तो मुझे यहाँ से वो रिजल्ट भी मिलने चाहिए जो मैंने ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रिजल्ट भी अगर मुझे यहाँ से मिलने चाहिए। अगर ये मेरा डेरिवेशन सही है तो वो रिजल्ट मतलब कि देखिए आपका डायग्राम बना हुआ है, आपके डायग्राम में आपको ये क्लियर है थीटा क्या था,
थीटा इज द एंगल बिटवीन ओसी लाइन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, डाइपोल और ओसी लाइन के बीच में एंगल था। एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था ए बी, और ये मिड पॉइंट ओ था। यहाँ पे हमने पॉइंट सी कंसीडर किया था। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल था थीटा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे, आपको मालूम है कि ऑन द एक्सिस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आया था, याद करिए। उसका रिजल्ट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r²। ये तो रिजल्ट था भैया, है ना। जब आप ऑन द एक्सिस कैलकुलेट कर रहे थे, ये कहाँ पे, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। और ये रिजल्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का P/r³ ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी हमने यहाँ पे यूज भी किए ये रिजल्ट। ठीक है, अब हमारे पास किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आया, जो कंक्लूजन आया, वो ये निकल के आया। ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपको थीटा पता है कि थीटा ये था। अगर आप लोग इस डाइपोल ए बी के एक्सिस पे कैलकुलेट करते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे बताइए ये एंगल को थीटा को कितना होना चाहिए था। अगर आप ए बी के एक्सिस पे कैलकुलेट करते, मींस पॉइंट सी यहाँ होता, तो सीधी सी बात है कि पॉइंट सी यहाँ होता तो थीटा 0 होता। ठीक है, थीटा 0 होता तो अपने इस रिजल्ट में थीटा की जगह 0 लगाओ। क्या आपको एक्सिस वाला रिजल्ट मिलेगा? अगर मिलता है तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हमने लगाया E this is equal to 1/4 pi epsilon naught P/r³ 1 + 3 cos 90 की वैल्यू बोलो बेटा कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 0। तो 0 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, सॉरी, cos 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, लेकिन हमको सॉरी cos 90 नहीं लगाना है। थीटा हमारा कितना हुआ यहाँ पे? 0 ही तो हुआ, क्योंकि हम एक्सिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, पॉइंट सी एक्सिस पे, थीटा 0 हुआ। तो थीटा 0, तो cos 0 की वैल्यू हम लोग यहाँ लगाएंगे। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया cos थीटा की जगह cos 0, और cos 0 की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर किया 1, तो 3 1 सा 1 और प्लस 1 ये हो गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट लिया कितना आ जाएगा? दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ और स्क्वायर रूट में 4, और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, सो 2p/r³। ये देखिए एक्सिस के लिए ये रिजल्ट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। क्लियर दिस। सेम हियर अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे बताइए इक्वेटोरियल लाइन पे जब कैलकुलेट करूंगा तो पॉइंट सी की पोजीशन ये होगी, ये, और उस टाइम ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी से जो एंगल ड्रॉ करेगा, वो एंगल ड्रॉ करेगा 90 डिग्री का। करेगा कि नहीं करेगा? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये यहाँ पे ये मिड पॉइंट जो है, ये लाइन हो गई ओसी, इक्वेटोरियल लाइन, यही तो बोली जाएगी इसे भी डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन। तो उस टाइम ये पॉइंट सी, ये जो एंगल होना बिटवीन ओसी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट 90 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू उस टाइम कितनी? 90। cos 90 की वैल्यू लगाएंगे, सिंपल है, cos 90 0, तो कितना बचा? 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 1। तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ 1 प्लस दिस वैल्यू इज 3 cos 90 0, 3 × 0 0, बचा 1 का स्क्वायर रूट ये, तो ये ही आ गया आपका, ये वाला चेक कर लीजिए, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। तो इसका मतलब ये रिजल्ट जो हमारा है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ये वाला डेरिवेशन क्लियर कर लेते हैं तो आपको वो पिछले वाले दोनों डेरिवेशन ऑटोमेटिकली हो गए, इसमें इसी में आ गए, क्योंकि लास्ट में आप रिजल्ट लगाइए when we find the electric field on the axis of the dipole, then theta equal to 0 degree, and we find the electric field on the equatorial line, then theta equal to 90 degree. So रिजल्ट दोनों से मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देना और बाकी है। ये जो पॉइंट सी था, इस पॉइंट सी पे ये पॉइंट ओ था, ये डाइपोल था ए बी,
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डैश बी डैश निकल के आ रहा था इस डायपोल की वजह से, ए डैश बी डैश की वजह से, ये E1 था, और ड्यू टू ये जो निकल के आ रहा था ए डबल डैश बी डबल डैश, ये E2 था। ठीक है, और इनका रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके, ये आया। तो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी है? तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप दे सकते हैं, इन दोनों के बीच ये एंगल हमने कंसीडर किया था 5। ठीक है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमने दी सपोज tan phi। E1 और E2 का जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट ये है, और वो रिजल्टेंट इस E1 के साथ जो एंगल ड्रॉ करता है, सपोज दिस एंगल इज थीटा दे चुके, फाई दे चुके, अल्फा दे देते हैं। ठीक है, ये एंगल अल्फा ड्रॉ करता है। ठीक है, रिजल्टेंट ER। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी होगी? सपोज tan अल्फा दिस इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। tan अल्फा कितना होगा? E2 अपॉन E1। यहां से देखिए tan अल्फा कैलकुलेट करने बैठेंगे, कितना आएगा? E2 अपॉन E1। E2 अपॉन E1। ये क्लियर है ना? ये कहां से आया? याद करिए, जब आप लोगों ने क्लास 11 पे वेक्टर पढ़ा है तो वहां पे डायरेक्शन के लिए आपने एक फॉर्मूला क्लियर किया था। जब भी हम लोग डायरेक्शन देते थे, याद आएगा आपको, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा व्हेन a एंड b आर टू वेक्टर्स। जब a और b दो वेक्टर हैं तो डायरेक्शन जब भी निकाली जाती थी tan अल्फा की वैल्यू, तो वो ये निकाली जाती थी, सपोज दिस इज अ वेक्टर a एंड दिस इज ए वेक्टर b, ये। ठीक है, और दिस एंगल इज थीटा, और इनका रिजल्टेंट आया ये r, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर a के साथ ये एंगल बनाता अल्फा। तो ये कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, वही डायरेक्शन जो हम निकालते थे वो इस फॉर्मूले का यूज करते थे। याद आ गया? दिस। तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। ठीक है, एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल रिजल्टेंट आर मेक विद वेक्टर a। ठीक है, या विद वेक्टर 1। ओके, सो हियर हम लोग कर चुके हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो E1 के साथ एंगल बना रहा अल्फा। तो उस बेसिस पे देखिए, मैं क्लियर लिख ही देता हूं पूरा। tan अल्फा दिस इज इक्वल टू, अभी आपने लिखा b sin थीटा, तो b की जगह आपका आएगा E2 sin थीटा, थीटा की जगह आपका आएगा एंगल बिटवीन E1 एंड E2। तो ये एंगल है कितना? E1 और E2 का 90, तो ये आ गया sin 90 अपॉन E1 प्लस E2 cos 90। क्लियर? cos 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 90? sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये आया E2। ओके, sin 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, अपॉन E1 प्लस E2 cos 90 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। तो दिस इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। 0 इंटू E2 0, तो कितना है? E2 अपॉन E1। यही मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि tan अल्फा इक्वल टू, मैंने सीधे लिख दिया था E2 अपॉन E1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2 और E1? सो E2 और E1 की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में थी। कितनी थी? tan अल्फा दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ E2 थी आपकी 1/4πε0 कूलम कांस्टेंट p अपॉन b sin थीटा। यहाँ लिख देते हैं, वहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, तो tan अल्फा वैल्यू ऑफ E2 की वैल्यू हो गई कूलम कांस्टेंट 1/4πε0 p sin थीटा, आपकी लिखी हुई है, आप वहां से लिख सकते हैं अपॉन r3, राइट? दिस अपॉन वैल्यू ऑफ E1 कूलम कांस्टेंट 2p cos थीटा अपॉन r3, राइट? दिस। तो r3 से r3 कैंसिल हुआ, c से c कैंसिल हुआ, p से p कैंसिल हुआ, ये आ गया आपका tan अल्फा दिस इज इक्वल टू 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। दिस tan अल्फा, यानी जो एंगल होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डायरेक्शन होगी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। व्हाट इज थीटा? तो क्लियर है, थीटा इज दिस, ये एंगल है थीटा। ये एंगल आपको पता ही होगा कि आपसे पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल से 30 डिग्री के एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, डायरेक्शन कैलकुलेट हो गया। क्लियर? सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। टुडे वी विल क्लोज हियर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस टॉर्क। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे
इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए टॉर्क। ठीक है, ओके, थैंक यू।